नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं मॉडर्न फिजिक्स की इस महत्वपूर्ण कक्षा में। इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट dual nature of radiation and matter. In today's video we're going to talk about photoelectric effect and its experiment. This is very important as far as CBSE is concerned. Watch for at least 10 minutes to understand that कितना महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। So today we have to talk about photoelectric effect. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूफ करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो एग्जैक्टली कैसे होता है। सो बेसिकली यू कैन अज्यूम दैट देयर इज वन metal sheet which is connected to the one end of the battery. And this metal sheet is connected, the other end of the battery is connected to the another metal sheet which is supposed to be known as collector plate. ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने एक वैक्यूम चैम्बर में किया था, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। और इस वैक्यूम चैम्बर का एक एंड जो था ये ओपन था। तो होता क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे पास सोर्स होगा, सोर्स का है तो ये सोर्स होगा किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी यहाँ पे लाइट होती है। तो लाइट के साथ ही हम ये एक्सपेरिमेंट करते थे। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, जब इस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट इस मेटल सरफेस पे फॉल करी तो इस बैटरी के अंदर वापस से करंट जाने लगा। तो ये चीज़ हमने कैसे वेरीफाई करी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी, इस लाइट से एनर्जी गेन करेंगे एंड देन दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अनदर प्लेट विच इज सपोज टू बी नोन एज कलेक्टर प्लेट। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इन्हें इससे बोलते हैं हम एमिटर प्लेट। तो यहाँ पे होता क्या है कि एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक जाएंगे, सर्किट कंप्लीट होगा और हमें करंट देखने को मिलेगा सर्किट में। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकली हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो भी लाइट रे आ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स, इसने कुछ एनर्जी कैरी किया होगा, उस एनर्जी को मैंने एच न्यू बोल दिया। समझना इस चीज़ को ध्यान से। तो ये कुछ एनर्जी जो भी आई, इसमें से कुछ एनर्जी एमिटर प्लेट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करी। गेन करी किस लिए, ताकि वो इस प्लेट से एक्साइट हो सके, बाहर निकल सके, और बाकी बची हुई एनर्जी कन्वर्ट हो गई उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में। तो देयर इज सम एनर्जी दैट इज एच न्यू विच इज कैरिड आउट बाय दिस ये एम लाइट रे, और इसमें से कुछ पार्ट एनर्जी का कन्वर्ट होगा वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हम डिफाइन करते हैं ये बताने के लिए कि कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा उस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। तो हर मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन की वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ये मेटल की प्रॉपर्टी है। तो इसको हमने वर्क फंक्शन बोला, जिसको फाई नॉट से डिनोट करते हैं। और इसी के साथ साथ बची हुई जो एनर्जी होगी, जो लाइट रे कैरी करके लाई थी, वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जिसकी वजह से इसके पास वेलोसिटी आएगी और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव कर पाएगा। जो ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन को हम एच न्यू नॉट लिखते हैं। तो हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, इसको हम लिखते हैं एच न्यू नॉट के बराबर, जहाँ पे न्यू नॉट क्या होता है, न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो लाइट रे आ रही है उसके पास मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा।
जहाँ पे ये जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव जो उस सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है। तो यहाँ से जब इस क्वेश्चन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल जाएगा, ये वेलोसिटी निकालने के लिए हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो वेलोसिटी बराबर आएगी 2h न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। सो दिस इज द रिलेशन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, और मेजरली हमको ये इक्वेशन याद रखनी है क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम यही इक्वेशन को यूज कर रहे होंगे। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज हाउ द इक्वेशन वी गॉट द इक्वेशन। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि देयर इज अ वैक्यूम चैम्बर जिसमें दो प्लेट्स होंगी। एक प्लेट को हमने कलेक्टर प्लेट बोला, दूसरी प्लेट को हमने एमिटर प्लेट बोला। हाँ, एक प्लेट को एमिटर प्लेट बोला, दूसरी को कलेक्टर प्लेट बोला। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ये कहता है व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव प्लेट सी। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या है यहाँ पे, इस सी को हमने क्या बोला, फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब है यहाँ पे कि वो प्लेट जो लाइट जो गिर रही है उसको लेके सेंसिटिव है, मतलब उसको लेके रिएक्ट करे। तो दिस इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट। और जो फोटो सेंसिटिव प्लेट पे जैसे ही लाइट गिरेगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे क्योंकि ये लाइट के लिए सेंसिटिव है। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम देखते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। जिन इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होते हुए हम देखेंगे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे, और ये ऑटोमेटिकली एनोड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे जिसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ समझनी है। यहाँ पे जो एमिटर प्लेट होता है इसको हम कैथोड बोलते हैं, और जो कलेक्टर प्लेट होता है इसको हम एनोड बोलते हैं। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, एमिटर प्लेट की तरफ जाएगा। These electrons flow in the outer circuit resulting in photoelectric current, and due to this the micrometer also shows a deflection and measures the photoelectric current। यहाँ माइक्रोमीटर लगा होता है जिसका काम क्या होता है, टू मेजर फोटो सेंसिटिव करंट। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कुछ कुछ और बातें यहाँ पे, अगर जो लाइट रे फॉल कर रही है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा या कम है, उसी पे डिपेंड करेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा या नहीं। अगर लाइट रे जो फॉल कर रही है वो वेवलेंथ उसकी कम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, मेटल प्लेट के, तो कोई भी फोटो करंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगा लाइट की फ्रीक्वेंसी तो फोटो करंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट अबव अ पर्टिकुलर वेवलेंथ नो फोटो करंट इज प्रोड्यूस्ड इवन एट हायर इंटेंसिटी। मतलब अगर वेवलेंथ प्रॉपर नहीं है, इंटेंसिटी कितनी ही ज़्यादा हो, लेकिन हमें फिर भी करंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वेवलेंथ सफिशिएंट है तो लो इंटेंसिटी पे भी हमें करंट देखने को मिलेगा। तो ये इसीलिए वैलिड है, और इसी वजह से हम जो सोलर पैनल्स है उनको ऐसी जगह पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे कम लाइट आती है या सनलाइट की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं आती, वहाँ पे भी हमें इजीली करंट देखने को मिल जाएगा। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट इज ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये इस इफेक्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जब भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा होगा मेटल सरफेस से, तो जो भी लाइट सुटेबल वेवलेंथ की हम फॉल कराएंगे उसी इफेक्ट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन ने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व करा उसी के बेसिस पर हमने इक्वेशन दी। तो आइंस्टाइन ने सिंपल सा देखा, जैसे ही वेवलेंथ एक लाइट रे आती है और मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी एच न्यू।
ये एच न्यू एनर्जी जब लेकर आएगी तो इस एच न्यू एनर्जी में से कुछ एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब करेंगे, इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेंगे, जो वर्क फंक्शन होगा इस मेटल का, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे मेटल सरफेस से। क्यों? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वही इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो हम बोल सकते हैं एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट से। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास इक्वेशन निकल कर आता है ई माइनस फाइव, जहाँ पे ई क्या है, जहाँ पे ई है एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव, या एनर्जी कैरिड बाय सोर्स। और पाई क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव और एक्साइट फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये कुछ हम पाई के लिए यूज करते हैं, पाई को डिफाइन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ऑलरेडी हमने देख लिया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर आता है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लेमडा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेमडा नॉट जो है डिफाइन किया जाता है न्यू नॉट के लिए, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड वर्ड जब भी आ जाए इसका सिंपल सा मतलब समझ लेना कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसी क्वांटिटी को या फिर ऐसे नंबर को जो ये बता रहा होगा कि कम से कम इतना तो चाहिए। तो अगर लाइट रे कोई वेवलेंथ कैरी कर रही है अपने साथ, तो उस लाइट रे की वेवलेंथ अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा नहीं हुई तो हमें कोई भी फोटो करंट देखने को नहीं मिलेगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अबव व्हिच फोटो एमिशन इज नॉट पॉसिबल, इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेव। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पर लेमडा लेमडा नॉट के बराबर होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन की जीरो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अगर लेमडा बड़ा है लेमडा नॉट से तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं लेगा, इट विल नॉट टेक प्लेस। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इसका। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तीनों के टर्म्स में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिफाइन करें तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन की हो जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को ना मिले, इसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे, जो भी मेटल प्लेट या फिर एमिटर प्लेट हम यूज करेंगे, उस एमिटर प्लेट का मटेरियल उस पर डिपेंड करेगा न्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फिर यहाँ पे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वीक ग्राफ। मतलब जो पीछे डायग्राम देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो चीज उस बैटरी से कैसे डिपेंड करेगा जो बैटरी हमने सिस्टम में लगा रखी है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, सिंपल सा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट रेडिएशन की उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। हमने क्या इक्वेशन देखी थी, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसी को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल दिया। तो ये बराबर होगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट के। तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ पे हम यही दिखा रहे हैं कि सपोज ये न्यू नॉट है और न्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जैसे जैसे न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये एक सिंपल सा रिलेशन है, ग्राफ है, जो ये दिखा रहा है कैसे हम किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होते हुए जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये जो वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट, ये कहीं नीचे से शुरू होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, और स्लोप जो होगा इस ग्राफ का वो हमें क्या देगा, एच देगा। इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इसका स्लोप होगा। तो स्लोप विल गिव अस द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कोई भी अगर मटेरियल है हमारे पास तो उसका इस्तेमाल करके हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालते कैसे है ये प्रूव भी कर सकते हैं। ऑल्दो इसकी इतनी कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, बट ये ग्राफ जो है ये इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट ग्राफ को याद रखना, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का।
समझ आया ये सब? यस सर। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी और लेमडा का ग्राफ। मतलब ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ, you can say, इंसिडेंट रेडिएशन। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि लेमडा बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी और 1/λ का ग्राफ है। तो काइनेटिक एनर्जी और 1/λ का ग्राफ सेम बनेगा वैसे ही जैसे काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का बनता था। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? c/λ। तो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ। तो जैसे जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे वैसे 1/λ बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ सेम आया। लेकिन अगर लेमडा के लिए बनाएंगे यही ग्राफ तो थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है एक बार जरा रीड करो इसे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें कि जब एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 2f0 हो, जहाँ पे f0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसको इंसिडेंट कराया जाए किसी मेटल प्लेट के ऊपर, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन की वो v1 आती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करके 5 टाइम्स f0 कर दिया जाए तो मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की v2 हो जाएगी। और हमसे पूछा गया v1 और v2 का रेशियो बताओ। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको जरा समझ लेते हैं। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है उसको समझते हैं जरा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है कि एच न्यू बराबर होता है एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो हाफ एम वी स्क्वायर होगा वो बराबर होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। अभी जो न्यू नॉट है ये कैसे लिख सकते हैं हम इन दोनों में न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू डाल देते हैं। तो एच न्यू की जगह लिख देंगे एफ नॉट। और ये कौन सा एफ नॉट होगा? 2f0 होगा ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है लाइट की जो इंसिडेंट कर रही है? 2f0 माइनस एच न्यू नॉट। न्यू नॉट की जगह हम एफ नॉट लिख देते हैं क्योंकि ये वो फ्रीक्वेंसी होगी जो फ्रीक्वेंसी लाइट के पास इनिशियली या फिर मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको एफ नॉट लिख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एफ नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू नॉट की जगह एफ नॉट लिख दिया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट एच एफ नॉट, दिस इज बस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेकंड केस में हमें बोला गया जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके 5f0 कर दिया गया तो फ्रीक्वेंसी जो वेलोसिटी है वो v2 हो गई। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाफ एम वी टू स्क्वायर एच, अब ये 5f0 आ जाएगा यहाँ पे माइनस एच एफ नॉट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 4h f0 के। ये आ गया मेरा हाफ एम वी टू स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं करना, v1 और v2 का रेशियो निकालना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। सो डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू। जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास v1 और v2 की वैल्यू आ जाएगी। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज हाफ एम पी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच एफ नॉट डिवाइडेड बाय हेयर हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h f नॉट। तो हाफ एम से हाफ एम गया, एच एफ नॉट से एच एफ नॉट गया। तो v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। व्हाट डज इट मीन? तो h1 बाय h2 इज नथिंग बट 1/2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आने की संभावना है कुछ के कुछ समय से बढ़ती जा रही है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है बहुत अच्छे से कि कैसे क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे करना है? यस सर। मैंने तुम्हें जो कल बोला था नोट्स लिखने के लिए तुमने लिख लिए थे? हम्म।
पहले आधी अधूरी तो मैं क्लास में कर चुकी थी, तो ज्यादा नहीं करना था। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द टू रेडिएशंस ऑफ फोटॉन्स एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली इल्यूमिनेट विद फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमें H-nu 1 H-nu 2 एनर्जी दी हुई है दो इंसिडेंट रेडिएशन की। तो और इसको किस पे इल्यूमिनेट करा रहे हैं, एक ऐसे मेटल के सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब H-nu 0 की वैल्यू दी हुई है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका रेशियो क्या होगा स्पीड का। तो सिंपल सवाल है, दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डिवाइड कर देंगे। पहले इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। तो देखो जरा इक्वेशन क्या बनेगी, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो विल राइट यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई कैन राइट H-nu 1 minus H-nu 0 is equals to half m v1 स्क्वायर। तो H-nu 1 कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस कितना है ये 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं क्योंकि हमें डिवाइड करना है, तो रेशियो जो है वो यूनिट के इंडिपेंडेंट है। तो ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, हाफ v1 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करी जाए तो सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे वापस से H-nu 2 माइनस H-nu 0 इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर। तो H-nu 2 की वैल्यू दी हुई है 2.5, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5, इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ m v2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास v1 और v2 का रेशो आ गया। तो कैसे लिख सकते हैं, 0.5 इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड हेयर डिवाइडेड बाय हाफ m v2 स्क्वायर। तो हाफ m से हाफ m कैंसिल, इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा ये आ जाएगा 1/4। सो v1/v2 होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4। स्क्वायर रूट वहां जाएगा तो v1/v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 1/2। इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी इसी फॉर्म में आते हैं, दैट द एग्जामिनर विल आस्क यू टू फाइंड आउट द रेशियो, समटाइम्स बिटवीन वेलोसिटी, समटाइम्स बिटवीन फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स बिटवीन वेवलेंथ। तो यूज कैसे करनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को, ये हमें समझ आना चाहिए। दोनों केसेस के अंदर जो हमने इक्वेशन बनाई है वो हमने यही चीज ध्यान में रखते हुए बनाई है कि कैसे लाइट जो है, एक रेडिएशन जो है दूसरी रेडिएशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, क्योंकि एनर्जी पूरी की पूरी चेंज है। एनर्जी पूरी की पूरी चेंज होगी तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये मेजर था, इन क्वेश्चंस को करने का कुछ ऐसा सा तरीका है। समझ आया कैसे करना है कैसे नहीं करना। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्वेश्चन नहीं यूज कर रहे होंगे हम, लेकिन समझते हैं कि λ2/λ1 का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें बोला गया एक प्रोटॉन है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू दैट ऑफ अ फोटोन। तो ये काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर है। वेवलेंथ फोटोन का λ2 दिया हुआ है, प्रोटोन का λ1 दिया हुआ है, तो रेशियो पूछा गया λ2/λ1 का। तो अब यहाँ पे जरा इस चीज को ध्यान से समझते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल की जिसके पास मास हो और काइनेटिक एनर्जी हो, वो दी जाती है h/p से। ये रिलेशन तुमने लास्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा था,
इसी के साथ साथ एक रिलेशन और पढ़ा था कि जो पी होता है ये बराबर होता है √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में भी एक रिलेशन पढ़ा था हमने। सो कहने का मतलब यहाँ पे कि हमको लेमडा का रेशो बताना है फोटोन के लिए और प्रोटोन के लिए। फोटोन और प्रोटोन दोनों अलग है, ये बात याद रखूँ। तो अगर मैं लेमडा 1 लिखूं तो मैं उसको लिख सकता हूँ h/√2m के। और सबसे पहले मैं अगर प्रोटोन के लिए लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटोन। तो ये आ गई मेरी वैल्यू लेमडा 1 के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लेमडा 1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√k के, या फिर 1/√ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई। तो क्वेश्चन में के नहीं दिया हुआ, ई दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम के की जगह ई को एज इट इज लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो लेमडा 1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e⁻⁻½ के। लेकिन हमसे रेशियो का पूछा है, तो रेशियो के केस में कैसे करेंगे? सिंपल सा, एनर्जी जो हम लिखेंगे ये बराबर होगा hc/λ2, क्योंकि फोटोन की बात कर रहे हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है तब हम ये रिलेशन यूज करते हैं एनर्जी को यूज निकालने के लिए। वहीं पे जब फोटोन की बात होती है तो एनर्जी को एच न्यू ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ से लेमडा 2 इसके बराबर आ जाएगा hc/e के। जैसे ही लेमडा 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस वैल्यू के लिए भी हम क्या देख रहे हैं कि जो लेमडा है यानी कि वेवलेंथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, या फिर e⁻⁻1 के प्रोपोर्शनल है। कुछ नहीं करना, तो इक्वेशनों को डिवाइड कर देना, क्योंकि हमें रेशो चाहिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड। या फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड इक्वेशन में तो वैसे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं बस। तो जैसे ही दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूंगा तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 hc/e डिवाइडेड बाय h/√2m p/k। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, c × √2m p/k डिवाइडेड बाय ई। तो कुछ ऐसे लेमडा 2 बाय लेमडा 1 हम लिख सकते हैं। अब ये जो k है, ये k कुछ नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है। तो c/√2m p, और यहाँ पे लिख दिया मैंने k की जगह e⁻⁻½ हम एक e⁻½ अलग से। e⁻½ क्यों? क्योंकि मुझे e से ही कंपेयर करना है, मुझे ये सब तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो रेशियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे डिपेंड करेगी, जो एनर्जी है उसकी पावर के ऊपर। तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 में लिख सकता हूँ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻½ सो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा 2 बाय लेमडा 1 इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻²। So this is how the question is needed to be solved. समझ में आया कैसे करना है? यस सर। वहीं पे अगर हमसे लेमडा 1 बाय लेमडा 2 पूछ लिया जाता तो फिर e⁻1 - ½ होता, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता e⁻+½ तो ये डिफरेंस याद रखना है। लेमडा 2 बाय लेमडा 1 पूछा है हमसे तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेकिन अगर लेमडा 1 बाय लेमडा 2 पूछा होता तो ऑप्शन बी करेक्ट होता। फिर यहाँ पे आता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब क्या है कि कौन से टाइप का नेचर कौन सा फिनोमिना रिप्रेजेंट करेगा, या फिर अगर कोई पार्टिकल या कोई पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर फिनोमिना शो कर रही है, तो उस फिनोमिना को हम देख कर ये बता सकते हैं कि वो चीज वेव नेचर शो कर रही है या पार्टिकल नेचर। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी होल्ड्स दैट लाइट एंड मैटर एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स ऑन ऑफ पार्टिकल्स। तो इसी के चलते हमें पता चला कि जो लाइट है वो दोनों की दोनों मेटल मैटर की तरह भी और वेव की तरह भी, दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। रिफ्लेक्शन, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों में कॉमन होता है। सिमिलरली रिफ्रैक्शन भी।
बाकी इसके अलावा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सिर्फ वेव की प्रॉपर्टीज है। वहीं पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही शो करेगा जो पार्टिकल होगा। हमने इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करी है कि को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे ये चीज प्रूव होती है कि पार्टिकल के पास गिवन लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। तो वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तो मैं लॉजिक क्लियर होगा तभी ये सब चीजें सेंस बनाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब इसी के अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ही बहुत सारी चीजें देखते हैं। बहुत सारी चीजें यानी कि किस किस चीज की वजह से जो करंट मिलेगा वो ज्यादा हो सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो करंट के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसी के अंदर सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का सिंपल सा मतलब यही है, हमने अभी पीछे डिफाइन करा कि इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, इससे फर्क स्टार्टिंग में उतना नहीं पड़ेगा अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही कम है। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो फोटो करंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है और इंटेंसिटी की वेवलेंथ ज्यादा है, तो हमें यू कैन से फोटो करंट देखने को मिलेगा। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, वैसे तो अगर हम देखा जाए तो सिंपल बोलते हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, प्रोवाइडेड दैट वेवलेंथ इज लेसर देन द वेवलेंथ ऑफ गिवन मेटल, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ेगा। ये दोनों की दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक तरीके से। एक बारी दोबारा से समझो। मेटल सरफेस के लिए हमने डिफाइन करा कि जैसे ही यहाँ पे लाइट फॉल करेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलना चालू होंगे। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर तभी निकलेंगे जब इसकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। वहीं पे अगर मैं इसी चीज को वेवलेंथ की टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँ तो वेवलेंथ कैसे लिख सकते हैं? इनवर्सली रिलेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ 1/λ0 मस्ट बी लेस देन 1/λ। तो लेमडा मस्ट बी लेस देन λ0। तो फ्रीक्वेंसी के केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फोटो करंट देखने को मिलेगा, लेकिन लेमडा के केस में, वेवलेंथ के केस में, जब लेमडा कम होगा तो हमें फोटो करंट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे याद रखना है। बाकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोटो करंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रोवाइडेड वेवलेंथ इज ऑलवेज लेस देन। तो जो ग्राफ होता है फोटो करंट का और इंटेंसिटी का वो कुछ इस तरीके से जाता है, स्ट्रेट लाइन होता है। एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड इंक्रीजेस। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में इंक्रीज करेंगे वो निकलेगा, वो इंक्रीज करेगा। और हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस करी है फोटोन फ्लक्स के नाम पे। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स परपेंडिकुलरली फॉल कर रहे हैं सरफेस पे, उसी से डिसाइड होगा कितना ज्यादा हमें करंट या लाइट देखने को, करंट देखने को मिलेगा। ड्यू टू विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second also increases and hence photo current increases। तो ये सिंपल सा एक इफेक्ट है इंटेंसिटी का फोटो करंट के ऊपर। फोटो करंट क्या होता है? वही करंट जो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मैं कलेक्टर प्लेट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो कलेक्टर प्लेट के रिस्पेक्ट में जो फोटो करंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट फिक्स होगी। और इस वैल्यू को हम स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। मतलब कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल कितना ही बढ़ा लो, फोटो करंट की वैल्यू जो है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। व्हेन ऑल द फोटो करंट्स रीचेस प्लेट ए, ए का मतलब क्या है? कलेक्टर। द करंट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू विच इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से निकल के कलेक्टर प्लेट पे चले जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, जिस वैल्यू को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये कुछ कुछ बातें हैं, ये कुछ कुछ शिकन से टर्म्स है जो हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है। क्लियर हो रहा है ये सब? यस सर।
फिर हमसे बोला गया अगर हमने पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया, कहने का मतलब स्टार्टिंग के अंदर डायग्राम पे वापस चलते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे देखा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्ट कनेक्ट है किससे, एमिटर प्लेट से। ये एमिटर प्लेट से कनेक्टेड है। वहीं पे नेगेटिव टर्मिनल कलेक्ट करेक्ट कनेक्ट है कलेक्टर प्लेट से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और इस कलेक्टर प्लेट के पास जाएंगे। लेकिन अगर मैंने पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया, बैटरी की पोलैरिटी बदल दी, तो क्या ये प्रोसेस होगा? ये चीज जरा मुझे सोच के बताओ। क्या सर मतलब? अगर मैंने बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो क्या ये देखने को मिलेगा हमें, करंट सर्किट के अंदर? एमिटर प्लेट क्या है? नॉट एमिटर श्योर बट प्लेट, नहीं। एमिटर प्लेट एक मेटल प्लेट है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने एक बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। अब अगर बैटरी कनेक्ट कर दी जाएगी तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, हमें पता है। तो जैसे ही मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर प्लेट पे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको जो फोर्स लगेगा वो उनको अपोज करेगा कलेक्टर प्लेट पे जाने के लिए। तो जो हम आगे वेरिएशन देख रहे थे उसमें यही पॉइंट मेंशन है कि अगर पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया जाए और एमिटर को हम पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दें और कलेक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से, तो इलेक्ट्रॉन being negative charged are repelled by the collector plate, so as the potential increases fewer and fewer photoelectron reaches the collector plate, and hence the photocurrent keeps on decreasing. And as the potential equals to V naught, even the most energetic photoelectron cannot move to the collector plate, and hence photocurrent becomes zero. तो जो करंट है जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू या सैचुरेशन वैल्यू पे पहुंच चुका था, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके कुछ इतना हो जाएगा। और जिस वैल्यू पर करंट हमें जीरो देखने को मिलेगा, उस वैल्यू पर जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये सारी की सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखने के लिए आ सकती है। तो ये जितनी भी केसेस है ना यहाँ पे, ये समझ लो जरा अच्छे से। ये है हमारा पहला केस जिसमें हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, फोटो करंट की। फिर आता है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर हम फोटो करंट मैक्सिमम कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड केस, फोटो करंट मिनिमम कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं, और क्या कंडीशन है उसके मिनिमम होने की। और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा सिस्टम को पूरा का पूरा, तो हम ये सब देख रहे होंगे, अदरवाइज नहीं। ये बात याद रखनी। पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या असर पड़ता है उसको जरा समझ लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, पोटेंशियल से ज्यादा इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा फोटो करंट। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट ये भी बढ़ेगी। जैसे पहली वाली रेडिएशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू फोटो करंट की इतनी है, लास्ट वाली के लिए इतनी है, क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, E3 ज्यादा है, तो फोटो करंट ऑटोमेटिकली ज्यादा हुआ इसका बाकियों के कंपैरिजन में। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड intensity is somewhat you can say are directly proportional. The more the number of photons, this means intensity of light will be much. At a given frequency of incident radiation, stopping potential is independent of its intensity. कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास डिफरेंट वेव्स है, लाइट वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और अगर मैं उनको उनसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी, जिन जिन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए फोटो करंट भी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों केसेस में सेम होगा। सेम पॉइंट पे जाके फोटो करंट जीरो होगा अगर बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दिया जाए।
तो सिस्टम के अंदर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा कि करंट रुक जाए, वो वैल्यू तीनों के लिए सेम होगी, क्योंकि ये क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बैटरी। वहीं पे कितना फोटो करंट होगा ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। तो फोटोन की प्रॉपर्टी है फोटो करंट एक तरीके से, जो भी फोटोन हमारे पास आएगा उसकी जो भी इंटेंसिटी होगी या फिर जो भी उसके पास एनर्जी वो कैरी करके लाएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। ये भी हमें समझना है, इसको तुम केस 4 कह लेना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि फोटो करंट के ऊपर कैसे कैसे चीजों का इफेक्ट आता है वही स्टडी कर रहे हैं। ग्राफ में हमें यही समझाया गया है यहाँ पे, ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है और इसके लिए ही हम ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं।